आज हम इन दो क्वेश्चंस की बात करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करें और भर्ती की समस्याओं का वर्णन करें। ये दोनों ही प्रश्न यहाँ लघु उत्तरात्मक में दिए गए हैं सैंपल पेपर में। ये दीर्घ उत्तरात्मक भी आ सकते हैं, तो हम दोनों पर ही डिस्कशन कर लेंगे। आप उसको जिस फॉर्मेट में लिखना चाहें उसमें लिख सकेंगे, अपने अपने विचार उसमें जोड़ सकते हैं। मैं अपने विचार आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों पर। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक आयोग, एक संस्था है जो स्पेशली बनाई गई है किस तरह की नौकरियों में भर्ती के लिए। हमारे देश की जो उच्च अधिकारियों वाली जो भर्ती होती हैं उसके लिए बनाई गई है, जो कि केंद्रीय सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं लेती है और बाकी चीज़ों को देखती है। तो अगर हम लघुत्तरात्मक प्रश्न के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसके कुछ 4 या 5 मुख्य कार्यों का वर्णन कर देंगे। और दीर्घोत्तरात्मक की अगर हम बात करें, इसे दीर्घोत्तरात्मक रूप से लिखना हो तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। पहले हम बात करते हैं इसके लघुत्तरात्मक स्वरूप की। 4 अंक में हम इसमें क्या लिख सकते हैं। तो पहला जो इसका काम है, भर्ती, जिन जिन परीक्षाओं की ये भर्ती करवाती है उसके लिए परीक्षाओं को आयोजित करवाना, ये इसका सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम है, जो इसका अस्तित्व भी डिफाइन करता है एक तरह से। इसी काम के लिए इसे बनाया गया है। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आपने सुना होगा, हमारे देश के सबसे ज़्यादा सम्मानजनक पोस्ट होती हैं ये, और उन पर भर्ती के लिए जो है यूपीएससी के द्वारा परीक्षाएं ली जाती हैं, उनको आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के अंदर सब कुछ आ जाता है, विज्ञापन देने से लेकर और उनको ज्वाइनिंग दिलवाने तक। यूपीएससी के पास यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के पास, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न के अंदर, उसके पास सिर्फ भर्ती करवाने की यानी कि परीक्षाओं के लिए ही उसके पास शक्ति नहीं होती है। इसके अलावा जो कर्मचारी चुने गए हैं उनकी नियुक्ति संबंधी मामलों पर सलाह देना, उनकी पदोन्नति पर यानी कि प्रमोशन किस तरह से उन पोस्ट पर की जाए, जिन पोस्ट पर कर्मचारियों की भर्ती, अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी करवाती है, उन्हीं पोस्ट पर उनकी पदोन्नति यानी कि उनके प्रमोशन के लिए भी ये सलाह दे सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये काम है इसका। यहाँ ये सिर्फ सलाह दे सकती है, नियुक्ति में भी सलाह दे सकती है ये संस्था। और इसके अलावा अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला आ जाता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अधीन जिन पदों पर कर्मचारियों, अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, अगर उस पर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी ये जो है सरकार को सलाह दे सकती है। सरकार को यहाँ पर अर्थ होगा राष्ट्रपति को, इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री को, क्योंकि कर्ता धर्ता ये होते हैं सरकार के। तो इस तरह के मामलों में सलाह देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को जो है नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और काम जैसे इन्हें दिए जाते हैं, जिसके अंदर आगे आपका सिलेबस तैयार करना, किस सिलेबस के अधीन परीक्षाएं ली जाएंगी यूपीएससी की, और भी इस तरह के जो छोटे मोटे काम हैं उसमें आपका संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना योगदान देता है। तो 4 अंक में है, तो आप इन पॉइंट्स को वाक्यों में कन्वर्ट करके एक एक दो दो वाक्य में लिख सकते हैं, जो कि शब्दों की सीमा दी गई हो उसी के अनुसार आप इसमें लिख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गाथा उसमें नहीं लिखनी होती है। अगर ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न के तौर पर आता है तो वहाँ इसके जो कार्य हैं उनको बंटवारा किया गया है। पहला बंटवारा किया गया है प्रशासनिक कार्यों में। संघ लोक सेवा आयोग के प्रशासनिक कार्य वही हैं जिसके लिए इसे बनाया गया है, परीक्षाओं को, भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करना और उससे जुड़े जितने भी मामले हैं उनको मेंटेन करना। जहाँ जहाँ भी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को बोला जाएगा, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करना, ये इसके प्रशासनिक कार्य में आता है। सलाहकारी कार्य जो होते हैं इसके, उनको अलग रखा गया है प्रशासनिक कार्यों से। ये वो कार्य हैं जिनमें ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है ये संस्था, जिनकी हमने यहाँ पर बात की है। अब यहाँ इनकी सलाह के ऊपर एक चीज़ और आती है कि वो सलाह बाध्यकारी नहीं होती। पिछले वीडियो में भी हम जब बात कर रहे थे कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो भी राष्ट्रपति को सलाह देता है कुछ मामलों में, लेकिन वो भी बाध्यकारी नहीं होता है। ये बाध्यकारी ना होना इसलिए जोड़ा गया है संविधान के अंदर, ताकि ऐसा ना हो जाए कि ये अपनी तरफ से अलग कोई बात कह दें, राष्ट्रपति कोई अलग बात कह दे, और फिर वो दोनों ही किसी समाधान की ओर नहीं जा पाएंगे। जो भी संस्था नियुक्त की गई है किसी मामले पर सलाह देने के लिए, उसकी सलाह हालांकि मान ली जाती है, 99% केसों में मानी जाएगी, लेकिन अगर 1% केस में ऐसा हो कि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति को ही ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने विवेक से निर्णय लेगा। सलाह सबकी सुन सकता है, निर्णय वो लेगा जो उसको सही लगेगा। तो इसीलिए जो है बाध्यकारी नहीं बनाया जाता है इस तरह की सलाहों को, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य के लिए ओपन छोड़ दी गई हैं। गैर सलाहकारी कार्य, अब यहाँ ये थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा, ये जो पॉइंट है मैं बताता हूँ किस लिए लगा। एक और पहले इससे अगला जो कार्य इन्होंने दे रखा है वो दे रखे हैं अतिरिक्त कार्य। अतिरिक्त कार्य वो होते हैं जो कि पहले से निश्चित नहीं किए जाते हैं, समय के साथ साथ जिनकी कोई ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कई बार ये होता है कि ये इस तरह का क्लोज तब जोड़ा जाता है जब आगे चलकर
कोई नया काम ऐड किया जाए और फिर यूपीएससी या कोई भी संस्था जिसको अतिरिक्त कार्य के दायरे में छोड़ा गया है वो ये ना कह सके कि ये मेरा काम नहीं है, इसीलिए ये क्लोज छोड़ दिया जाता है। बहुत स्मार्टली बनाया जाता है इस तरह के जो प्रस्तावनाएं हैं उनको। जब संघ लोक सेवा आयोग को गठित किया गया उसके कार्य में ये चीज़ लिख के छोड़ दी गई ताकि कल को राष्ट्रपति उनसे कुछ और कार्य करवाना चाहे जो कि उनके प्रॉपर कामों से अलग भी हो तो वो उस काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसमें ये लिखा होता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपने विवेक से कोई और कार्य भी इनसे करवा सकता है। तो ये आ गया अतिरिक्त कार्य। अब गैर सलाहकारी कार्य पर मैं बात कर रहा था, तो इस पर जो पॉइंट मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, तो इसमें जो ये काम दिए गए हैं ना, ये वो दिए गए हैं जहाँ इनकी सलाह नहीं ली जानी है। तो सलाह ना लेना और गैर सलाहकारी दो अलग चीज़ें होती हैं। इसको यहाँ पर मेंशन तो कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए था। बाकी एग्ज़ाम के अंदर आपको अगर लेंथ ही बढ़ानी है तो आप गैस पेपर से देख के एज इट इज़ लिख दीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि अगर वही बात है, आपसे कोई कहते हैं कि आपकी घर में क्या भूमिका है, आप कहोगे जी मेरी तो गैर सलाहकारी भूमिका है। उसका अर्थ क्या हुआ कि आपके घर में क्या खाना बनेगा, राशन कहाँ से आएगा, किस चीज़ पर कितना खर्चा होगा, ये आप नहीं तय करते, आपके पेरेंट्स तय करते हैं, आपके दादाजी या जो भी घर में मुखिया है वो तय करते हैं। आप एक स्टूडेंट हो अभी, पर अभी छोटी एज में हो, आप यूँ कहो कि मेरी तो जी गैर सलाहकारी भूमिका है, मुझसे वो काम जो किए जाने उनकी सलाह नहीं ली जाती। तो ये उस तरह का पॉइंट है, वैलिड नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लीजिएगा। अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। भर्ती प्रणाली जो है या भारत में भर्ती का जो सिस्टम है उसके अंदर क्या दोष है, क्या उसकी कमियां हैं, इन पर हमारा जो दूसरा प्रश्न है। लघु उत्तरात्मक दे रखा है ये भी 4 अंक में, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कशन किए जा सकते हैं, जो मेन है उन पर हम एक बार बात कर लेते हैं। बाकी आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं अगर आपको लगे कि मुझसे कोई पॉइंट छूट रहा है तो सबसे पहला एक मेन पॉइंट है जो हमारे देश में सबसे बड़ा है, वो है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार के अंदर पेपर लीक भी आ गया, आपका रिश्वत से या फिर भाई भतीजावाद से नियुक्ति करवाना भी आ गया, जो कि सिफारिश कही जाती है। वो आप 12वीं कक्षा पास करके अब करियर बनाने की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, तो ज़रूर ही आप इस बात से अवेयर होंगे कि हमारे देश में परीक्षाओं का सिस्टम कैसे चलता है। देश को छोड़िए, हमारे हरियाणा में भी जो नौकरियों के लिए पेपर होते हैं उनमें आपको पता है कि कितनी ज़्यादा गड़बड़ पहले हुआ करती थी, अभी भी होती है, पहले के मुकाबले कुछ कम देखने में आ रही है, लेकिन असली हालत अभी किसी को नहीं पता है। पेपर लीक की खबरें बार बार आती रहती हैं। रिश्वत के बारे में पता ही है कि बहुत से लोग पैसे देके नौकरी लगते हैं, भाई भतीजावाद चलता है, सिफारिश होती है। ये एक जनरल परसेप्शन है, कम हो रहा है, समय के साथ खत्म भी हो जाएगा। आज की अगर स्थिति की बात करें तो आज हम ये 100% नहीं कह सकते कि ये सब खत्म हो गया है, ये बहुत बड़ा दोष है। भर्ती का अर्थ ये होता है कि किसी भी पद के लिए योग्य व्यक्ति को चुनाव करना, आप भर्ती की परिभाषा देखेंगे तो, और वहाँ जब चुनाव करते वक्त पैसे ही ले लिए जाएँ, पेपर को लीक करवा दिया जाए, तो वो योग्य व्यक्ति तो रहा नहीं कम से कम जो कि उस सेवा में आएगा। हाँ, वो किसी का सिफारिश वाला व्यक्ति हो सकता है, किसी का रिश्तेदार हो सकता है, किसी पैसे वाले व्यक्ति का बेटा हो सकता है, योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो योग्य होगा तो उसे किसी सिफारिश की पेपर लीक करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारी भर्ती प्रणाली के अंदर सबसे बड़ी कमी है। विज्ञापनों की जटिल भाषा, ये दूसरा पॉइंट है जो कि भर्ती की कमियों में गिना जाता है, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है। होता क्या है कि आप किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, जब किसी पेपर के लिए, किसी पद के लिए जो भर्ती की जानी है उसके लिए जो एग्ज़ाम के लिए पहले एक नोटिफिकेशन आता है किसी भी विभाग की तरफ से, तो उसकी जब आप लैंग्वेज पढ़ने बैठेंगे तो आप तो भी खैर मान लीजिए कि 12th के स्टूडेंट ही हैं, कल को आगे चलकर एग्जाम्स की तैयारियां करेंगे। अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप उनसे पूछ के देखिए, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किए जाते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, एकदम क्लिष्ट हिंदी, क्लिष्ट इंग्लिश, तो वो जो आम आम बोलचाल में भी प्रयोग नहीं होते, मतलब अब अपनी पढ़ाई के दौरान भी बहुत कम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वो विज्ञापन छापे जाते हैं, थोड़ा जटिल हो जाता है, समझने में मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके पीछे उनका इंटेंशन कुछ गलत नहीं हो सकता है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, यानी कि जैसा होना चाहिए, लेकिन इसमें कमियां हमारे स्कूलिंग सिस्टम में ज़्यादा है। हम जहाँ से पढ़कर आए हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताया जाता कि बड़े होकर जब आप परीक्षाओं के लिए आवेदन करेंगे तो आपको उसमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से उनको पढ़ा जाना होता है। तो कुल मिला के समस्या तो है, किसी भी एंड पे है, आप उसको मानिए कि आपकी समस्या है या फिर विज्ञापन को छापने वाले की समस्या है। वो चाहते नहीं है कि आप विज्ञापन को ठीक से समझें या जो भी कारण है, पर यह भी एक बहुत बड़ा दोष हमारे भर्ती सिस्टम के अंदर है। राजनीतिक दखल, किसी भी तरह की भर्ती, वहाँ पर आप देखेंगे खासतौर पे बड़ी पोस्ट जो होती हैं, जितनी ज़्यादा आप हायर लेवल पे जाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियों की तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा राजनीतिक दखल देखने को मिलता है। स्पष्ट तौर पर नहीं मिलता है, लेकिन बैकडोर से सब कुछ जो है राजनीति हैंडल कर रही होती है। बड़े बड़े नेता लोग जो हैं वो अपने चहेते व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं को बदलाव करवा रहे होते हैं, उनमें बहुत सारी जो है घपलेबाजी करवा रहे होते हैं, तो ये सब चलता रहता है। ये भी हमारे देश में भर्ती प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष है, जिसको कि कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है।
जो यूपीएससी है या कोई और इसी तरह की संस्थाएं हैं, जैसे हमारे हरियाणा में हम बात करें तो एचएसएससी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और बड़े स्तर की नौकरियों के लिए एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं ना, इनकी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के लिए भी बात की थी कि इनकी जो परामर्श देने की जो क्षमता है वो सीमित होती है। इनकी बातों को मानने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारें बाध्य नहीं होती हैं। बाध्य ना होने का अर्थ है कि ये अगर भर्ती से संबंधित किसी मामले में सुझाव देती भी हैं तो उन सुझावों को या तो माना नहीं जाता है या उनमें अपनी मनमर्जी से बदलाव किए जाते हैं। वहाँ जाकर, अब क्योंकि देखिए, अब थोड़ा सा हायर क्लासेस के अंदर जाके जब लोग प्रशासन को पढ़ेंगे तो हम एक नौकरशाही के और राजनेताओं के बीच में एक लगातार चलने वाला एक झगड़ा कह लीजिए, एक खींचातानी देखते हैं। वहाँ पर एक बड़ा पॉइंट ये आता है कि जो राजनेता होते हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होते हैं और उनका टेक्निकल ज्ञान उतना नहीं होता है जितना कि अधिकारियों का होता है। तो एचपीएससी में, एचएसएससी में, यूपीएससी में होते हैं सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो खुद बहुत सालों का एक कार्यकारी अनुभव लेकर वहाँ पहुँचे हैं। उनकी बातों को रिजेक्ट करके कोई 10वीं 12वीं पास मंत्री आके अपनी मनमर्जी चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती प्रणाली का क्या होता होगा। तो इनकी बातों को मतलब बाध्य ना मानने का एक साइड इफेक्ट आता है कि भर्ती प्रणाली उतनी मजबूत नहीं हो पाती है, वैसे लोग भर्ती में नहीं आ पाते हैं जैसे कि आने चाहिए। 100% हम उसका इनपुट नहीं मान सकते हैं इसके अंदर। जो परीक्षाएं हैं उनमें आप वैज्ञानिक तत्वों का अभाव पाते हैं, अवैज्ञानिकता कह लीजिए, कुछ और वर्ड भी इसके लिए अगर ध्यान आ जाएगा तो हम बात करेंगे। पॉइंट क्या है मैं वो समझा देता हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर की उनकी एक्चुअल जो कैपेसिटी है, जिसका प्रयोग किया जाना है, जिस काम के लिए उन्हें नौकरी पर रखा जाना है, उसी की परीक्षा में कोई पूछ परख नहीं होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति को चुना जाएगा। बाद में फिर उनकी ट्रेनिंग पर और बाकी चीज़ों पर खर्चा करना पड़ता है, तब जाके वो उस नौकरी के लिए तैयार हो पाते हैं। बजाय इसके कि परीक्षाओं में पहले से ही उस तरह का सिलेबस होना चाहिए जो कि उसके काम से रिलेटेड हो। अभी मैं किसी व्यवस्था में कमियां नहीं निकालना चाहूँगा, लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर अगर आपको बिजली विभाग में लाइनमैन लगना है, अगर आपको पशुपालन विभाग में परिचर के तौर पे लगना है, डी ग्रुप की एक नौकरी है, अगर आपको पीजीटी टीचर लगना है, तीनों ही तरह की अलग अलग की जो क्षमताओं को मांगने वाली नौकरियां हैं, तीनों के लिए आपको हरियाणा जी के रट्टे लगाने पड़ते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, किस तरह के जो मेले हैं वो कहाँ लगते हैं, हरियाणा के किसी एक ज़माने में महिलाएं गले में कौन सा आभूषण पहनती थी। इन बातों से आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप एक अच्छे पीजीटी टीचर, आप एक अच्छे लाइनमैन, आप एक अच्छे पशु परिचर बनने लायक हैं या नहीं। तो इतने समझदार तो आप हैं कि देख पाएँ कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। इस तरह की बातों को अवैज्ञानिकता कह लीजिए, अतार्किकता, यानी कि जिसका कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं बनता। ये शब्द मैं ढूंढ रहा था जो मुझे अब याद आया है। गैर तार्किक, इलॉजिकल बातों को परीक्षाओं में शामिल किया जाता है। आरक्षण एक और विषय है, हालांकि बहुत विवादित विषय है, इस पर बातें करने से भी बचना ही ठीक रहता है। जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, ऑनलाइन कंटेंट बनाने वालों को तो बहुत ज़्यादा संभल कर चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो ज़्यादा इस पर बहसबाजी वाली बातें ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि आरक्षण के बारे में कुछ चीज़ों की स्पष्टताएं नहीं हैं। इसी वजह से क्या होता है, गड़बड़ होती है। इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो हरियाणा में अभी पिछले साल कुछ भर्तियाँ हुई थी और वो जो व्यक्ति जो जॉब में आ चुके हैं उनको भी अभी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर और 10 अंक जो है उनके जोड़े गए थे सीईटी के एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में, ध्यान नहीं है मुझे एग्जैक्टली, उस पर केस हुआ कोर्ट में और वो लोग अभी नौकरी पर हैं लेकिन उन पर तलवार लटक रही है कि कभी भी उनकी नौकरी वापस छीन सकती है। तो आरक्षण हो, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ तर्क जो है सही दिए जाने चाहिए, इसके ऊपर अच्छे से सोच विचार करके दिया जाना चाहिए ताकि उन लोगों को सफ़र ना करना पड़े, उन लोगों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े जो कि भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं, बहुत सारी और भी हैं जिन पर लगातार बात हो सकती है। 4 अंक में आई थिंक इतने पॉइंट्स आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा, और इतना तो मैंने डिस्कशन भी कर दिया कि अगर 6 अंक में ये प्रश्न आ जाता है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। बाकी कुछ और पॉइंट्स आपके गेस्ट पेपर में भी हैं, आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। कुछ अलग इससे आपके माइंड में है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इस सैम्पल पेपर को सोल्व करने के लिए मैंने सोचा था कि 2 या 3 वीडियो में ही मैं निपटा दूंगा, लेकिन चीज़ें बहुत लंबी हो जाती हैं। तो ये शायद 10वां या 11वां वीडियो है और अभी तो 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 2-3 वीडियो और आएंगे। तो नेक्स्ट मंथ आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आप उसकी अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट।